लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे. I think that you just go through that OMT concept, object modeling and technique. ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक में ऑब्जेक्ट, डायनेमिक और फंक्शनल मॉडल हम डिस्कस किए थे. तो ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डिजाइन एनी ऑब्जेक्ट अंडर प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स कि सी मॉडल में तो एज इट इज आप सी जैसा ही प्रोग्राम लिख रहे हैं, सी प्लस प्लस में भी क्लास जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, देन देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ OMT, नॉट इन ए C++, इन एनी ऑब्जेक्ट अंडर प्रोग्रामिंग. कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर प्रोग्रामिंग में दैट इज द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट we have. तो ऑब्जेक्ट मॉडल जैसा हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, इट रिप्रेजेंट्स द स्टैटिक नेचर, स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. काम नहीं करता है, कोई भी ऐसे काम नहीं करता है. पीछे का सब चला दीजिए पंखा थोड़ा सा. डायनेमिक मॉडल यानी कि जब भी आप क्लास मॉडल कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो यू हैव टू थिंक अबाउट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, बिकॉज व्हेनेवर यू हैव टू डिजाइन एनी क्लास देन यू हैव टू थिंक अबाउट अ कॉमन नेम. एक सर्टेन नेम यूज करना होगा आपको, जिस नाम को आप सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करिएगा. तो दैट इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट. Dynamic model is the part in which you are thinking about how you gain control over the object. So whenever you are thinking about method or function, तो method और function के through you are handling the attributes. तो जो भी आपका attributes है वो method और function के through handle होगा. और functional model जब भी आप उस attributes को method या function के through किसी particular object उस class के जब इंस्टेंशिएट करेंगे, यानी कि जब एक्सेस करेंगे, देन दैट इज द फंक्शनल मॉडल पार्ट. यानी कि जब आपका डेटा हैंडलिंग स्टार्ट होगा देन इट बिकम द फंक्शनल मॉडल, बिकॉज व्हेनेवर यू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट एज ए वेरिएबल फॉर द क्लास, दैट मींस थ्रू दैट ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सेस द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर क्लास. क्लास का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं. तो दिस इज द पर्टिकुलर मॉडलिंग टेक्निक यूज्ड फॉर डिजाइनिंग एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अगर हम मॉडल डिजाइन करते हैं तो मॉडल के लिए हम लोग ये ऑब्जेक्ट, डायनेमिक और फंक्शनल तीनों मॉडल की बात करते हैं. तो जो क्लास मॉडल है दैट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट मॉडल. तो लास्ट क्लास हम लोग ये भी देखे थे कि अगर आप एक क्लास को ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे तो उसके लिए फर्दर क्लास क्या होगा. तो अगर फ्रूट इज द क्लास देन ऑब्जेक्ट आपका वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट हो सकता है, और अगर फ्रूट आपका जो है वो क्लास की जगह अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसके जगह आप प्लांट, ट्री कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है. तो जब भी आप C++ या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने के लिए आप प्रोग्रेसिव होंगे तो सबसे पहले यू हैव टू डिजाइन द मॉडल. यानी कि वंस यू डिजाइन द क्लास डायग्राम एज वेल एज इंस्टेंस डायग्राम, तो क्लास डायग्राम इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द क्लास मॉडल, and instance diagram is the diagram which represents the object for the particular class. तो अगर आपके क्लास में दो एट्रीब्यूट्स है तो दोनों एट्रीब्यूट्स का अगर वैल्यू आप रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द इंस्टेंस डायग्राम एंड इंटायर मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लास डायग्राम. तो जैसे आप एंटिटी रिलेशनशिप ईयर डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ टेबल एंटिटी इज व्हाट, दैट इज द टेबल नेम. हियर द इन प्लेस ऑफ टेबल वी आर यूजिंग क्लास नेम. तो क्लास डायग्राम में क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे. रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी क्लास का नाम, तो दैट इज द बेसिक डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास थ्रू डायग्राम. और उसी में हम थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स, यानी क्लास विथ डेटा, और ज्यादा इन्हांस करेंगे तो एट्रीब्यूट्स एज वेल एज फंक्शन. तो बेसिकली जो फीचर्स हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पढ़ेंगे उसमें एक फीचर्स आपका इनकैप्सुलेशन भी है. Earlier in Python also you have a concept of encapsulation. So here that encapsulation is supported by class. So once you design a class, कोई class अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो that class consists of data as well as function. So packing of data and function in a single unit, that is termed as encapsulation. So through class declaration, encapsulation is supported here in C++. दूसरी तरह से रेक्टेंगुलर राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंस्टेंस. तो विद इन पैरेंथेसिस वंस यू
place the class name inside the rectangular rounded rectangular box, then it is the representation for instance diagram. यानी आपका उसी में अगर इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे तो एट्रीब्यूट्स का वैल्यू भी ले लेंगे. जैसे आईडी और नेम है तो 9661 दैट इज द आईडी, वैल्यू फॉर द आईडी, एंड प्रिय रंजन इज द नेम फॉर द पर्टिकुलर क्लास. यानी नेम इज द एट्रीब्यूट्स, आईडी इज द एट्रीब्यूट्स, and we just declared one information related to the ID and one information related to the name. तो ये आपका एक रिकॉर्ड हो गया, तो एक ऑब्जेक्ट के लिए हो गया. तो in the same manner dynamic model that is we just discussed that one. इसको हम बोले थे ब्रीफ में, ये पार्ट हम बताए थे कि ब्रीफ में you can say that object model is the description of static structure. Any object model describes static structure, dynamic model describes control structure, and functional model कुछ पूछ रहे हैं? ले भाई ले इसमें ये लगाने के बाद इसमें आवाज दिक्कत है, वहाँ ड्राइवर यहाँ से रिवर्स करता है. आप बोलिए, आप बोलिए क्या बोल रहे थे? आ रहा है आवाज आ रही है? यस सर. हाँ, क्या पूछ रहे थे बोलिए. सर वो अननेसेसरी अनम्यूट हो गया था उसका. अच्छा ठीक. नहीं आ रही है सर. ठीक ठीक. दूसरा बोले थे इसको डिस्कस करने के लिए, पढ़ने के लिए आ रहा है ना. तो that is the brief in history part of the C++ inventor or developer. So after Dennis Ritchie, Jarn Stroustrup invent the particular new language C++. तो C++ में एक ही फीचर्स नया ऐड किया गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन. तो इनिशियली इट इज नेम्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन ऑफ C. तो C विथ क्लास भी इसका नाम सजेस्ट किया गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन ऑफ C भी किया गया. फाइनली इंक्रीमेंट को ये सजेस्ट किया गया कि इट इज समथिंग इंक्रीमेंट इन C. तो we can use the increment operator along with the C. So finally the name is finalized in the form of C++. तो इसका अलग अलग नेमिंग कन्वेंशन यूज किया गया. ये भी कंसर्न में है कि अर्लियर इट इज कंसर्न नेम सजेस्टेड एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन ऑफ C, C with class, increase C, and finally increment in C जो है फाइनल नेम सजेस्ट करने के लिए फाइनल हुआ C++. तो by this particular mathematically you just go through this one and the same is observed. जब C++ हम लोग देख रहे हैं तो C++ consist of C. So that is the concept of inheritance. Inheritance, you already have a concept of inheritance, reusability features. So C is the subset of C++. So C is the subset of C++. That means entire features of C is included in C++. तो मैथमेटिकली जितना भी C का फीचर्स आपने पढ़ा है वो सारा आपका C++ में भी included है, available है. That's why any program written in C language is also executed in C++. ठीक है ना. तो ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कि and what are the application area. Just see that you just see the application area of this. तो C++ is used in Photoshop. जो Photoshop आप देख रहे हैं, Photoshop, ImageReady, all are the graphics orientation of applications. Illustrator, Acrobat, that is the PDF reader. Amazon.com is complete design in C++. ठीक है ना.
so many STL standard template library is used over there. Amazon dot जो आप देख रहे हैं, Firefox, Mozilla जो आपका ब्राउजर है, that is also designed in C++. MySQL server, MySQL cluster, you can just use as a database. That database is also designed with the help of this C++. Web search engine like Google's, you are using Google. Google is designed in C++. Earlier it is based on C language, but some modification occur using C++. So your Google platform where very popular search engine, that is also designed in C++. So there is a scope, a lot of scope in C++ also whenever you go, but limited company or limited client you have. That's why the job point of view, this is not a good for the fresher one. Fresher के लिए नहीं है, जो experience वाले हैं उनके लिए C++, because limited company organize their client to design the model in C++, because as like .NET, Java, there is little bit tough to coding in C++, है ना? तो जो चीज आप .NET में, Java में ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स का यूज करके फास्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लिटिल बिट थोड़ा सा आपको, हाँ, सिंपली यू आर राइटिंग द PHP कोड, आप PHP पढ़ रहे होंगे, बट आफ्टर HTML PHP आप पढ़ेंगे तो PHP में भी बहुत सारा कोडिंग होता है, बट देयर इज टेम्पलेट, ठीक है ना? तो मोस्ट ऑफ द डेवलपर यूजिंग द टेम्पलेट in place of writing code, because coding is little bit time consuming and complex also. There is a complexity. So whenever you are going to design any website or home page, then at that moment you think about that template. If that template is available and easily available to you, then just you use that template and perform editing operation over there. So template का यूज ज्यादा हो रहा है. Still some developer write the code, लेकिन जितना समय में कोडिंग करके वो इफेक्ट को लाएंगे उतना समय में 2-3 होम पेज डिजाइन कर लेंगे. तो टाइम फैक्टर इज देयर. तो टाइम फैक्टर के चलते वहां पर हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं, टेम्पलेट से कोडिंग को रिप्लेस कर देते हैं. तो ये चीज हम लोग डिस्कस किए थे कि जनरली C++ में जब कोड करते हैं तो वी आर यूजिंग प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट. तो ये कोड हम लोग देखे थे. प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट, दैट मींस Cout एंड Cin इज द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ C++. So this predefined object is the predefined object for the class IOStream. Again here inheritance works. IOStream जब हम लोग बोलते हैं तो here two different classes are inherited to generate a single class. iStream and OStream. Input stream और output stream. तो I और OStream से दो base class को लेकर एक final derive किया गया IOStream. So in place of inclusion of iStream and OStream, we just include IOStream header file to use the predefined objects Cout and Cin. तो इस चीज को हम लोग देखे. फिर C में इसका कंपैरिजन किए थे, ठीक है ना? तो हियर, हाँ, ये सेक्शन जो है दैट इज द मेजर कंपैरिजन बिटवीन C एंड C++. जो आप C में कर लिए हैं और उसका C++ में अगर रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या क्या होगा. तो पहला हम लोग कंपैरिजन ये किए थे, वी जस्ट यूज प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ printf scanf, because we are going to use Cout and Cin as a predefined object. That's why IOStream class is included as a header file here. तो ये पहला चेंजिंग. दूसरा चेंजिंग, scanf printf C में यूज कर रहे थे. C++ में we use two types of comment statement, single line and multi line. तो because you are using the particular C++ compiler, तो वहां पर C का प्रोग्राम आप लिख रहे होंगे तो वहां भी ये दोनों चीज सपोर्ट आप ले रहे होंगे. तो स्लैश मल्टी लाइन कॉमेंट के लिए जैसे आप C में कर रहे थे उसी को सिंगल और मल्टीपल यूज कर रहे थे, तो वो एज ए मल्टी लाइन कॉमेंट यूज होगा. अगर आप एक ही लाइन में यूज करेंगे तो सिंगल लाइन में यूज कर सकते हैं, लेकिन मल्टी लाइन के लिए वही आपके पास ऑप्शन है. सिंगल लाइन के लिए ये ऑप्शन एक आ गया, स्लैश 2 बार यूज करेंगे तो यू कैन राइट पर्टिकुलर जनरेट द कॉमेंट फॉर द पर्टिकुलर लाइन. एक लाइन के लिए कॉमेंट जनरेट होगा. So that is the second changing occur here. एक नया चीज इंक्लूड हुआ. In C we use malloc and, अभी आप यूज कर चुके होंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जब किए होंगे तो वहां पर मेमोरी एलोकेट करने के लिए आपने यूज किया होगा malloc, calloc, realloc. तो various functions is used for dynamically allocate memory, ठीक है ना? But and there is one free function. तो in place of
free function here, delete operator we have. So here we are using two new keyword, new and delete के form में दो नया keywords use करेंगे. New is used for dynamically memory allocation. So in place of using malloc, calloc and realloc, we have single new operator through which we can allocate memory dynamically. And to free up, यानी कि dynamically memory जो allocate कर रहे हैं उसको deallocate करने के लिए वहाँ free function use कर रहे थे. And all that function is the part of alloc.h header file. Allocation header file को include करते थे, उसके बाद आप काम करते थे. यहाँ पर new and delete is used as an operator and it works similar to the particular that malloc, calloc and realloc as well as free function. तो free के लिए यहाँ पर delete use करेंगे dynamically और malloc, realloc, calloc के लिए new operator use करेंगे. That is the change here. Then a small function here. Earlier you have a concept of function handling. तो C में आपके पास function handling का concept है. यहाँ पर एक और नया concept आएगा call by reference. तो call by reference आप वहाँ use कर रहे थे pointer के लिए. यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल यूज होगा. उस रेफरेंस वेरिएबल के चलते वो रेफरेंस दो सेक्शन में बढ़ जाएगा, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस. तो रेफरेंस में वी आर यूजिंग वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल इन विच वी आर यूजिंग एलियासिंग. जैसे आपका एक नाम है, एक ऑफिशियल नाम है, घर में 4-5 नाम, लेकिन वो 4-5 नाम आपको आपके ऑफिशियल नाम पर कोई भी चेंजिंग होगा तो वो 4-5 नाम पर भी चेंजिंग होगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द रेफरेंस. तो रेफरेंस का मतलब कि आप किसी भी वेरिएबल को अगर रेफर कर रहे हैं, रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो जो भी नाम सजेस्ट करेंगे अगर वो रेफरेंस वेरिएबल पर किसी भी तरह का चेंजिंग होगा तो वो उस वेरिएबल पर भी हो जाएगा. क्योंकि अगर आपका 5 नाम है, आप टॉपर हो गए, गोल्ड मेडलिस्ट हो गए यूनिवर्सिटी के, तो घर वाले वो 5 नाम से आपको बोलेंगे कि ये X is the gold medalist of the, Y is the gold medalist of, finally ABC is the gold medalist. ABC is the what? ABC is the official name. But X, Y, Z, P, Q, R, these are the unofficial name. So that is used as alias. आपका पुकार का नाम. So here there is a concept of reference included in C++ which is not earlier in C. तो C में नहीं होने के चलते क्या सबसे बड़ा ड्रॉबैक था C का? कोई बता सकते हैं? C का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि you are using return statement to return single value. Yes. So that is the drawback of C. In C language, if you have to return number of variable at a time, then that return statement never go to support you. Return statement से एक से अधिक variable return नहीं कर पा रहे थे. By using this reference variable, later on when we discuss it, you just get the concept कि how the reference variable is highly give the new concept in C++ through which we can return multiple value at a time. तो reference variable use करके एक से अधिक variable को हम लौटा सकते हैं without using return statement, without using any return type. बिना रिटर्न टाइप, बिना रिटर्न स्टेटमेंट यूज किए भी हम मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं. तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द चेंज. एंड द मेजर चेंज इज व्हाट कि इन C++ you have to save the particular file with .cpp extension and in C you are using .c. तो अगर आप C++ कंपाइलर पर C का प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो वहां पर तो आपको .c स्पेशली करना पड़ता था. नाउ देयर इज नो नीड टू स्पेशली सेव द पर्टिकुलर फाइल. अगर आप डिफॉल्ट सेव करेंगे तो .cpp से ही सेव हो जाएगा. बिकॉज यू आर राइटिंग प्रोग्राम ऑफ C on C++ compiler, you are not using, most of the student not using the Turbo C compiler or Boldent C compiler. So you are using Turbo C++, Boldent C++ or Dev C++. So there automatically your file is saved in the, but in IDE there is a provision to change the specific file in as a C resource file or C++ resource file. So that is the particular change. Yes, तो ये एक चेंज हुआ. एंड फाइनली वी जस्ट सी द एग्जांपल. नाउ यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं है. सी का प्रोग्राम C++, दैट इज द ओवर ऑफ सेकंड. और नाउ वी हैव टू डिस्कस द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. बट बिफोर दैट हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स को. आपने पाइथन में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, जावा में भी पढ़ेंगे अभी इस सेमेस्टर में. लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं एक्सेस स्पेसिफायर. बिकॉज वी जस्ट गो थ्रू द कोडिंग एलिमेंट ऑफ C++ one by one after discussion of the object oriented programming. एक्सेस स्पेसिफायर इन C++. तो
I think that most of the students have the concept that there are three types of access file: public, private and protected. तो ये जो तीन तरह का स्पेसिफायर है, ये पाइथन में भी आप यूज किए होंगे। अब ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, इसका हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इन सिंगल क्लास एंड मोर देन वन क्लास। मोर देन वन क्लास यानी एक से अधिक क्लास। ये आपका कॉन्सेप्ट कब आएगा? यहाँ पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जब आएगा तो एक से अधिक क्लास होगा, और यहाँ पर सिंगल क्लास अगर यूज कर रहे हैं तो विदाउट इनहेरिटेंस। तो विथ इनहेरिटेंस, विदाउट इनहेरिटेंस। तो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, अगर हम सिंगल कोई क्लास यूज कर रहे हैं, once we discuss the particular concept, so if we are using सर स्क्रीन शेयर नहीं है। जो चलता है तो पता नहीं चलता, शुरू से नहीं शेयर था क्या? शुरू से स्क्रीन शेयर नहीं था। अभी ठीक है? अभी दिख रहा है ना? Now simple, we just take one class A just to realize the effect of the particular. Now whenever we think about the public, private and protected, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि why we not use public एक्सपायर in place of private and protected, because private और protected जो है वो outside of class यूज नहीं होता है। तो कोई बता सकते हैं why we do not declare the particular variable or function of the class under public access specifier? पब्लिक एक्सेसफायर के अंदर क्यों नहीं डिक्लेयर करते? क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो आपको पता है कि प्राइवेट इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है। अगर इफ यू आर नॉट मेंशनिंग एनी एक्सेस स्पेसिफायर तो बाय डिफॉल्ट आपका स्ट्रक्चर का मेंबर पब्लिक होता है लेकिन क्लास का मेंबर प्राइवेट होता है। तो पब्लिक के अंदर क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते हैं? तो बताइए पब्लिक के अंदर क्यों नहीं हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं? प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तो आउटसाइड ऑफ क्लास एक्सेस नहीं होता है, तो पब्लिक के अंदर ही क्यों नहीं हम लोग मेंबर फंक्शन या डेटा को डिक्लेयर करके वर्क कर लेते हैं पब्लिक एक्सपायर के अंदर? क्योंकि वो आउटसाइड ऑफ क्लास कहीं भी एक्सेसिबल है। तो पब्लिक के अंदर अगर डिक्लेयर कर देंगे तो स्ट्रक्चर के जैसा क्लास काम करेगा। तो क्यों नहीं डिक्लेयर करते पब्लिक के अंदर? डेटा हाँ, डेटा हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट आपका लूज होता है। Whenever you declare the member or attribute function or attributes of the particular class under public accessifier, then anything is accessible outside of the class. That means कि अगर हम यहाँ लिखेंगे public और इसके अंदर अगर int a b दो वेरिएबल अगर ले लिए तो आप जैसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं वैसे इस क्लास को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आप लिखते थे cout
इसका एक ऑब्जेक्ट अगर बनाते हैं, सपोज ए का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं एस, और एस डॉट ए इज इक्वल टू 10 एंड एस डॉट बी इज इक्वल टू 20, और here we just use the sum equal to s dot a plus s dot b. So you will get the result as like C में जैसे स्ट्रक्चर को यूज करते हैं वैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसे अगर कर रहे हैं तो सम इक्वल टू 30। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो गया, पब्लिक के अंदर डिक्लेयर हुआ काम वर्कआउट तो हो गया, ऑब्जेक्टिव तो हो गया कि 2 नंबर को जोड़ने का काम इस 2 वेरिएबल से हो गया, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गया कि आपका जो डेटा मेंबर है क्लास ए का वो डायरेक्टली एक्सेसिबल हो गया आउटसाइड ऑफ द क्लास। यानी अब ए और बी का वैल्यू हम डायरेक्ट मेन में इनिशियलाइज कर पा रहे हैं, तो ये आपका डेटा हेडिंग फीचर्स यहाँ पर लॉस्ट हो रहा है। और अगर हम पब्लिक हटा देते हैं तो एक्सेस नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर इसको पब्लिक हटा दिए तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो इंट ए बी है ये प्राइवेट मेंबर है बाय डिफॉल्ट, और प्राइवेट मेंबर डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर प्राइवेट लेने से दिक्कत है, पब्लिक लेने से भी दिक्कत है, दोनों ही लेने से दिक्कत है। तो मिडिल सोल्यूशन क्या निकला कि हमको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड अगर सिंगल क्लास यूज कर रहे हैं तब तो प्राइवेट, अगर यहाँ प्रोटेक्टेड भी लिखेंगे तब भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। अगर हम बस प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में अगर सिंगल क्लास यूज कर रहे हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस, जस्ट इसको आप एक्नॉलेज कर लीजिए कि प्रोटेक्टेड इज नीड टू बी मतलब डिक्लेयर स्पेसिफाई ओवर देयर, अदरवाइज प्राइवेट इज नीड नॉट टू बी स्पेसिफाई। तो प्राइवेट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रोटेक्टेड लिखना पड़ेगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रोटेक्टेड लिखने से भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने जा रहा है। जो प्रॉब्लम प्राइवेट के साथ है वही प्रोटेक्टेड के साथ भी है। यानी प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, whenever we are using single class, then protected and private is no provision to access outside of the class directly. तो इस दोनों वेरिएबल के, तो अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या निकला था, पब्लिक। लेकिन पब्लिक करने से प्रॉब्लम हो रहा था कि इसको आपका जो है ये रूल वायलेट हो रहा था, रूल को यहाँ पर बाय रूल ओवर रूल कर रहे थे। तो उस केस में प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के अलावा तीसरा एक्सेस फायर पब्लिक हुआ। यानी हम इस डेटा को प्राइवेट भी रखें और इसका एक्सेशन भी कर लें। तो इसलिए क्या हुआ, इसका एक पार्ट तो हमारा ये रह गया डेटा मेंबर, इसको हम प्राइवेट रहने दिए ताकि डेटा हेडिंग फीचर्स भी हमारा बना रहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। और कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शंस का पार्ट को के लिए हम क्या किए, पब्लिक एक्सेस फायर यूज करके, और इसके अंदर हम लोग क्या किए कि मेथड बना दिए। अब मेथड जो बनाए, अब ये जो मेथड हम बनाए इस मेथड के अंदर इसको इनपुट लेने का प्रोविजन डाल दिए। यानी कि यहाँ जो है वाई, क्यों ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप पब्लिक सेक्शन में मेथड क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनडायरेक्टली वी वांट टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास। तो डेटा हाइडिंग फीचर्स भी आपका मेंटेन रहा, यहाँ आपका आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज भी हो गया, और एक और चीज क्या मेंटेन रहा, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यानी आपके मेथड को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कॉल किया, उसके इंटरनल डिटेल्स को हाइड करते हुए, यानी योर इंटरनल डिटेल्स आर हिडन whenever the particular method is or function is called through the object of the same class. तो यहाँ enter to number, when you write enter to number and take the input, और चाहें तो इसी में आप इसको आउटपुट भी दिखा दें। लास्ट क्लास भी हम बताए थे कि आप डिकम्पोजिशन जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन ब्रेक जितना भी करना है उतना ब्रेकअप हो सकता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो पब्लिक मेंबर फंक्शन है, पब्लिक मेंबर फंक्शन आपका डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो ये दोनों लाइन आपका अब
इसका भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली कॉल कर लेंगे केस डॉट, ये तीनों लाइन का जरूरत नहीं है। कौन? अच्छा, हाँ वो एज ए सोर्स कोड तो एडिटर में तो जगह लेगा ही। हाँ ना, एग्जीक्यूशन के समय में मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द एजुकेशन। ये ऑपरेटर यहाँ पे गलत ले लिया। ठीक है, तो आई थिंक दैट कि पब्लिक का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा आपको। सिंगल क्लास में आपका जो है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक ही जैसा काम करता है, अगर एक से अधिक क्लास लेंगे तब ये डिफरेंटली एक्ट करेगा। तो अब इसका बेनिफिट क्या है? अब ये क्वेश्चन आया कि फिर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, क्वेश्चन यहाँ आपको राइज करना चाहिए था कि अगर प्राइवेट प्रोटेक्टेड सेम नेचर का है तो व्हाई देयर इज टू एक्सेस स्क्वायर। यस, तो व्हेनेवर वी आर हैंडलिंग मल्टीपल क्लास देन there is more privilege set by the compiler to the protected access file comparative to the private access file. Private से ज्यादा आपका private never participate in inheritance, तो private member आपका inheritance में participate नहीं करता है, तो protected member participate करता है। और participate करता है इसीलिए बोले थे storage class देखने के लिए। storage class C में पढ़े होंगे आप, तो यहाँ पर visibility storage class जब पढ़े होंगे तो वहाँ 4 फैक्टर पढ़े होंगे, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, विजिबिलिटी, स्कोप, लाइफ टाइम, ठीक है ना। तो ये सारा हाँ स्टोर करना, वो तो फाइनल, तो स्टोरेज क्लास तो किसी वेरिएबल के लिए लेते हैं, इट इज प्रीसीडेड विद द डेटा टाइप डिक्लेरेशन फॉर द वेरिएबल, तो उसके पहले प्रीसीड करते हैं, तो डेटा वैल्यू तो स्टोर करेगा ही, मतलब वो वैल्यू जो स्टोर कर रहा है उसका नेचर भी बताएगा कि वो उसका लाइफ टाइम क्या होगा, वेरिएबल का स्कोप क्या होगा, अगर प्रॉपर्ली इनिशियलाइज नहीं हुआ तो वो किस तरह का वैल्यू इनिशियलाइज करेगा, गार्बेज वैल्यू लेगा, क्योंकि सी में या C++ में भी कोई गार्बेज कलेक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो उस केस में अब यहाँ पर ये हो गया कि इसमें आपका एक प्रोविजन आया प्रोटेक्टेड एक्सेस फायर में कि जब आप मल्टीपल क्लास हैंडल करेंगे तो वहां पर कोड को डिलिमिट करने के लिए प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हैं। सपोज बेस क्लास का कोड अगर हमको बेस क्लास के मेंबर को डिराइव क्लास में यूज करना है तो नो नीड टू डिक्लेयर मेंबर फंक्शन अंडर इन बेस क्लास, तो वी जस्ट डिक्लेयर द डेटा मेंबर ओवर देयर एंड यूज दैट डेटा मेंबर इन द डिराइव क्लास। So that is possible whenever you declare the data member under protected access file. अगर प्राइवेट में करेंगे तो you need a public access file, क्यों? क्योंकि प्राइवेट डेटा को आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज एक्सेस करने के लिए हमको मेंबर फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस फायर वहां पर आपके लिए एक तरह से ये प्रिविलेज आपको ग्रांट कर देगा कि यू कैन एक्सेस द एट्रीब्यूट्स ऑफ बेस क्लास डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ द बेस क्लास, दैट मींस इन अदर डिराइव्ड क्लासेस। तो किसी भी डिराइव्ड क्लास में, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस प्राइवेट मेंबर को अगर हम डिक्लेयर कर दें प्रोटेक्टेड, ठीक है, और ये पब्लिक हम नहीं चाहते हैं लिखना, ठीक है, पर्स में भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर अगर आप क्लास दूसरा क्लास एक ले लेते हैं क्लास बी, तो वी जस्ट डिस्कस इन डिटेल्स। तो यहाँ पर पब्लिक अगर ए से इसको इनहेरिट कर रहे हैं
और इसमें एक वेरिएबल सपोज सम नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई मेथड बना लेते हैं, अगर यही मेथड बना लेते हैं सपोज, ये मेथड यहाँ बना दिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए और बी के साथ साथ सम को यूज कर लेते हैं, ठीक है? और इन प्लेस ऑफ ए प्लस बी वी जस्ट कॉल सम। ओनली फॉर एक्सेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, यानी ए बी के मेंबर को जो प्रोटेक्टेड स्क्वायर में है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टेड समझ में आएगा कि प्रोटेक्टेड लेने से क्या बेनिफिट हुआ। ये जो लाइन ऑफ कोड हम लिख रहे थे, इसलिए लिख रहे थे कि वो डेटा हमारा प्राइवेट था। अगर प्राइवेट नहीं करते हैं तो पब्लिक करेंगे तो डेटा हेडिंग फीचर लॉस्ट होगा। तो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, तो प्राइवेट जब कर रहे थे तो ये मेंबर फंक्शन लेना पड़ा। प्रोटेक्टेड लेंगे अगर सिंगल क्लास है तब भी लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा। तो अगर सिंगल क्लास यूज कर रहे हैं तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक ही जैसा एक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही दो क्लास यूज कर रहे हैं, ए से बी को डिराइव किया गया, तो बी को डिराइव किया गया है, तो बी में एक सम नाम का वेरिएबल है और ए में ए और बी है, उस ए और बी को डायरेक्टली सम में यूज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ जो इन फंक्शन यूज हुआ, इस इन फंक्शन में हम ए बी को डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ए बी आपका डिक्लेयर्ड है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ए की जगह बी का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और बी के ऑब्जेक्ट के साथ इस फंक्शन को, तो ये आपका एक्सेसिबल होगा, ये आपका काम करेगा। ये आपका काम करेगा। इंटर टू नंबर सपोज 10 and 20 सम इक्वल टू 30, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर प्रोटेक्टेड के जगह बाय डिफॉल्ट अगर आप ले लें, अगर प्रोटेक्टेड हटा देंगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट डिक्लेयर्ड अंडर पब्लिक, तो देन देयर इज ए प्रॉब्लम। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, है ना। तो यू कैन यूज प्रोटेक्टेड एक्सेस फायर इन प्लेस ऑफ प्राइवेट व्हेनेवर यू हैव टू हैंडल मल्टीपल क्लास। तो दैट इज द डिफरेंस। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जब एक्सेस फायर डिस्कस करेंगे तो वहां भी इसको फिर से डिस्कस करेंगे। बट व्हेनेवर यू आर राइटिंग प्रोग्राम इन C++ यूजिंग क्लास, राइट नाउ यू कैन, आप लिखना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एंड फंक्शन। तो each and every program written in normal C mode is also you can also write the same program using class also, ठीक है। तो वहां पर क्लास में डिफरेंट फीचर्स, जब हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ये सब फीचर्स इनहांस करेंगे तो दैट इज द डिफरेंस। अदरवाइज सिंपल क्लास का प्रोग्राम आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ जितना भी टूल्स आपने सी में पढ़ा वो सब टूल्स यूज कर सकते हैं, लाइक लूपिंग, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, स्विच स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, ये सारा। तो ये डिफरेंस समझ में आया आपको। तो इसका अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है कि क्या तो फिर अगर ए बी लिख दिए तो इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए हमको फिर इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ओपन करने का मतलब है कि यहाँ पर इस चीज को हम नहीं करेंगे। अब तो ओपन अगर करेंगे तो क्या होगा, तो ए बी को इनपुट तो ले लिए, अब यहाँ पर सम को यूज करना है। इन1 एक वेरिएबल लेंगे कि आपका जो इन फंक्शन है वो पब्लिक मेंबर है, तो ये पब्लिक मेंबर आपका जो है डिराइव क्लास का पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड बनता है। वो डिपेंड करता है कि मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। पब्लिक है तो आप डायरेक्टली यहाँ कॉल कर सकते हैं इन फंक्शन को, ठीक है। अब यही डिफरेंस होगा, अगर प्राइवेट मेंबर होगा तब भी प्रोग्राम रन करेगा। डिफरेंस क्या होगा कि आपको ये फंक्शन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ए बी को इनपुट लेने के लिए, और इनपुट लेने के बाद फिर इसी फंक्शन में हम ए बी को सम करेंगे और सम को प्रिंट भी कर देंगे, ठीक है। इनपुट लेने के बाद अगेन दिस प्रोग्राम वर्क, लेकिन यहाँ फंक्शन का नेम आपको चेंज कर लेना होगा। इन1 है?
क्या छोड़ दिए हैं? अच्छा हाँ। लेकिन ये a प्लस बी को भी डायरेक्ट यहाँ नहीं ले सकते ना। अभी भी a और b को इनपुट तो ले रहे हैं, लेकिन a और b को आप डायरेक्ट वहां पर यूज कर रहे हैं ना, यूज नहीं कर सकते। नहीं नहीं, तो इन फंक्शन तो पब्लिक मेंबर फंक्शन तो इन तो कॉल हो गया, इन के अंदर ए भी आ गया, लेकिन अब यहाँ पर जब a प्लस बी करेंगे सम में, तो a प्लस बी को तो डायरेक्टली फिर यूज कर रहे हैं ना, यहाँ डायरेक्टली यूज नहीं होगा, ये लिमिटेशन हो गया। ठीक है, अब सम इक्वल टू यहाँ पर यूज करने के लिए फिर आपके पास प्रोविजन, हाँ बोलिए, यहाँ पर ये लिमिटेशंस आ गया आपका। तो अब यहाँ पर अगर हमको a और b को सम करना हो तो क्या करना होगा, अगर करना हो तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसलिए you just use protected sphere whenever you have to handle number of classes। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे।